दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सोच रहे होंगे आज मैडम हमें दोस्तों क्यों बुला रही है। हमेशा तो प्यारे बच्चों या प्यारे विद्यार्थियों कहकर संबोधित करती है। आप सही सोच रहे हैं, आपको मैं दोस्त ही बुला रही हूँ और बिल्कुल सही बुला रही हूँ। अरे भाई, अब आप 8वीं कक्षा में आ चुके हैं और लगभग 12 वर्ष के हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। अब आप फिर सोच में पड़ गए होंगे कि मैम आज ये कैसी बातें कर रही है। आपकी आयु का और आज के वीडियो के साथ क्या संबंध है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कविता ध्वनि, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो सोचो, आज की हमारी बातें हमारी कविता से कैसे संबंधित है। आप सभी अपने बचपन को छोड़कर, बाल्यावस्था को छोड़कर अपनी किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले हैं और हमारी कविता ध्वनि भी युवावस्था में प्रवेश करने के बारे में है। जब बच्चे बाल्यावस्था को छोड़कर किशोरावस्था में पहली सीढ़ी में पांव रखते हैं तो यहीं से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम बड़ों की तरह सोचने समझने का प्रयास करते हैं। बचपन की शरारतें धीरे धीरे कम हो जाती है और समझदारी दबे पांव हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। ये युवावस्था एक लंबा सफर है जिसका अंत अभी नहीं हो सकता। इसी भाव को लेकर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये कविता लिखी है ध्वनि। अभी इतनी आसानी से युवावस्था का अंत नहीं हो सकता और ये पूरा जो हमारा जीवन है वो भी एक बगीचे की तरह है, एक उपवन की तरह है। जिस प्रकार बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं और फूल जब बिल्कुल खिल जाते हैं तो इतना आसानी से उनका अंत नहीं होता, इतना जल्दी वो मुरझाते नहीं हैं। वैसे ही हमारे जीवन के बगीचे में हमारी जो युवावस्था है वो भी अभी शुरुआती दौर पर है। आप किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले हैं तो इतनी जल्दी उसका अंत नहीं होगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। प्रकृति प्रेम व गहन दार्शनिकता इस काल के कवियों की कविताओं का मुख्य आधार रहा है। निराला जी इस कविता में अपने अंत को अस्वीकार कर रहे हैं। वे युवाओं के मन में नए सपनों को, नई चेतना का संचार करना चाहते हैं। उन्होंने युवावस्था को जीवन की वसंत ऋतु के समान माना है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में प्रकृति खिल सी जाती है, वैसे ही हमारे जीवन रूपी वसंत में युवावस्था में हम बिल्कुल ऊर्जावान रहते हैं। निराला जी समाज के युवाओं में जागृति पैदा करना चाहते हैं। वो उनको कहना चाहते हैं कि अभी तो आप युवा हैं, युवावस्था में हैं, तो इतनी जल्दी आपका अंत नहीं हो सकता, आपकी ऊर्जा इतनी जल्दी कम नहीं हो सकती। प्रस्तुत कविता सभी के कल्याण व रचनात्मकता के भाव से ओतप्रोत है। इस कविता के माध्यम से कवि युवाओं के मन में सद्गुणों का विकास करना चाहते हैं, सभी के कल्याण के भावों से उनके मन को भर देना चाहते हैं। वसंत ऋतु जहाँ युवावस्था का प्रतीक है, वहीं इस युवा अवस्था में मन में एक नई उमंग और ऊर्जा का भाव होता है। मन नवीन सपनों को देखता है, कुछ करने की चाह से भर जाता है। बस हमें अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना अभिव्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत आया है। वह अपने सपनों को कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेर कर प्रभात आने का संदेश देना चाहता है। वह उन कलियों को जगाना चाहता है और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता ध्वनि। कवि निराला जी कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना सोपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए हमारी कविता के भाव को समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि सुंदर प्रभात बेला में नींद में अलसाई हुई कलियों को जगाने के बारे में वर्णन करते हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मेरा अंत इतनी आसानी से नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे वन में, मेरे जीवन रूपी उपवन में, वन में मृदुल वसंत,
मृदुल क्या होता है? कोमल। अभी अभी तो कोमल वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, इतनी जल्दी मेरा अंत नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मेरा समापन नहीं हो सकता। और जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से आसपास का वातावरण हरा भरा हो जाता है, प्रकृति में एक नया निखार आता है, वैसे ही वसंत के आगमन से उसका उपवन हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अभी अंत नहीं होगा। ये पूरा विश्वास है कवि को कि उसका अंत इतनी जल्दी से नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, पात यानी कि पत्ते, और वसंत के आने से हरे हरे ये पात, ये पत्ते पेड़ पौधे क्या हो गए हैं? हरे हरे हो गए हैं। डालियां, कलियां, कोमल गात, कोमल यानी कि नर्म, नाजुक, मुलायम, गात यानी कि शरीर। कवि कहना चाहता है कि वसंत ऋतु के आगमन से पहले जो पेड़ पौधे थे उनके ऊपर पत्तियां नहीं थी, पतझड़ ऋतु थी, और जिस कारण से ये बड़े ही कठोर लगते थे। लेकिन जैसे ही पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आए हैं, डालियां, कलियां, कोमल गात, तो पूरी की पूरी जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही कोमल हो गए हैं, बहुत ही मुलायम हो गए हैं। अब तो ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं, ऐसे लगता है जैसे कोमल शरीर हो, ऐसे ही पेड़ पौधे हरे भरे पत्तों के साथ लग रहे हैं। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, स्वपन यानी कि सपना, और मृदुल यानी कि कोमल, कर यानी कि हाथ। अब कवि क्या करना चाहता है? अपने सपनों से भरे हुए कोमल कोमल हाथों से फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। निंद्रित क्या होती है? नींद के कारण अलसाई हुई। जब हम नींद में होते हैं और पूरी तरह से नहीं जगते हैं तो जो हमारी आंखें होती हैं वो निंद्रित हो जाती है, नींद में डूबी डूबी लगती हैं। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, और जो कलियां हैं उपवन में जो अलसाई हुई है, नींद में डूबी हुई है, उनके ऊपर मैं अपने सपनों से भरा हुआ कोमल हाथ फेर दूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, और प्रत्युष क्या होता है? प्रातःकाल, सुबह, और उनको मैं सुबह होने पर, प्रातःकाल होने पर क्या कर दूंगा? मैं उनको जगा दूंगा। यहाँ कवि अपने सपनों से भरे हुए कोमल कोमल हाथों से कलियों के ऊपर हाथ फेरकर उनको जगाना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं मनोहर प्रभात, मनोहर प्रातःकाल, कि कितनी अच्छी सुबह है, कितनी सुहावनी सुबह है, और तुम अभी नींद में डूबी हुई हो, तो नींद को छोड़कर, आलस को छोड़कर तुम क्या हो जाओ? जग जाओ और प्रकृति की प्रातःकाल का आनंद लो। आगे कवि कहना चाहता है कि नींद में डूबी हुई और आलस में डूबी हुई कलियों को अपने हाथों से फिराकर वो जगाना चाहते हैं। अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करने का वर्णन इन पंक्तियों में करते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प यानी कि फूल फूल से, कि हर एक कली से, हर एक फूल से। तंद्रालस, तंद्रा क्या होती है? नींद, आलस यानी कि आलस, और नींद के कारण अलसाई हुई जो कलियां हैं, फूल हैं, उनसे उनके आलस को, उनकी नींद को खींच लेना चाहते हैं। ऐसी लालसा है, ऐसी इच्छा है। कवि की क्या इच्छा है? कि जो अलसाई हुई, नींद से बोझिल, तंद्रा से उत्पन्न जो आलस्य में डूबी हुई कलियां हैं, जो फूल हैं, उनके आलस्य को वो छीन लेना चाहते हैं, उनके आलस्य को दूर करना चाहते हैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और उनके नए जीवन का जो अमृत है, जीवन रूपी जो अमृत है, उससे सींच कर हरा भरा करना चाहते हैं, जिससे कलियां फूल बन सके, अपनी सुंदरता एवं महक को आसपास के उपवन में बिखेर सके। तो यहाँ पर कलियों को आलस में डूबे नहीं रहना देना चाहते कवि, बल्कि उनके आलस को दूर करके अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं। पौधों को जिस प्रकार हम पानी से सींचते हैं और पानी से सींचने के कारण उनको भोजन मिलता है और वो खिल उठती हैं, वैसे ही अपने जीवन रूपी अमृत से सहर्ष यानी खुशी खुशी सींच दूंगा मैं उनको। ऐसा अपना जीवन रूपी अमृत से सींचूंगा ताकि वो कलियां फूल बन के खिल उठे और आसपास के वातावरण को महका दे, वो आनंद में डूब जाएं, ना कि आलस में डूबी रहे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार यानी कि दरवाजा, दिखा दूंगा उनको, उनको यानी किनको? कलियों को। और जो कलियां हैं जो खिल उठेंगी उनको मैं दरवाजा दिखा दूंगा। और किसका दरवाजा दिखा दूंगा? एक ऐसे असीमित संसार का जो खुशियों से भरा हुआ है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। इस तरह उसका कभी अंत नहीं होगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। ऐसा एक संसार, एक ऐसा असीमित संसार, जीवन रूपी संसार, जिसका कभी अंत नहीं होगा।
यही संदेश कवि अपने जीवन के माध्यम से हर युवा को देना चाहते हैं, कलियों के माध्यम से हर किसी को देना चाहते हैं जो आलस में डूबे हुए हैं, जो मायूस हैं, जो उदास हैं, उनको एक नई सुबह का मनमोहक रूप दिखाना चाहते हैं। पूरी कविता में कवि कहना चाहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि कवि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनको पूरा विश्वास है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, युवा अवस्था का आगमन हो चुका है। वह अपने सपनों से भरे हुए हाथों से कलियों को जगाना चाहते हैं, उन कलियों को जो आलस में डूबी हुई है, जो नींद में डूबी हुई है। उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। और इसीलिए कवि कलियों की निद्रा को दूर भगाने का प्रयास करते हैं, उनके तंद्रालस को दूर करना चाहते हैं। वे उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से सहर्ष सींचने का प्रयास करते हैं, ताकि जो खिले हुए फूल हैं उनके जीवन में आ सके, जिससे उनका जीवन भी सुंदरता और खुशियों से भर उठे। जिस प्रकार वसंत ऋतु में प्रकृति आनंदित होती है, प्रकृति चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरती है, वैसे ही युवावस्था में हमारी ऊर्जा चरम उत्कर्ष पर होती है। अगर अपनी ऊर्जा को, अपने उल्लास को, अपनी उमंग को हम सही दिशा देते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन रूपी उपवन को हम महका सकते हैं, संवार सकते हैं। यही संदेश हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को कवि ध्वनि कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आई होगी, कविता की व्याख्या आप समझ पाए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, नहीं आप सभी प्यारे दोस्तों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।